आज की टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिसे देखो आपका जो सॉल्वेंट, ठीक है, उसका अमाउंट फिक्स का मतलब उसका अमाउंट से आपका 100 ml वाटर है, ठीक है, 100 ml वाटर है। अब 100 ml वाटर में आप NaCl को डिसॉल्व करो, ठीक है, NaCl को डिसॉल्व करो। जब आप NaCl को डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा कि इसमें NaCl घुलता चला जाएगा, ठीक है, बट एक ऐसी स्टेज आएगी जिस स्टेज पे आपका जो NaCl है वो घुलना बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या करना होगा, कांस्टेंट, ठीक है, यस सर, टेम्परेचर क्या करना होगा, कांस्टेंट। आप टेम्परेचर को वेरी नहीं करोगे, अगर टेम्परेचर अलग होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी सोचते हो कि इफेक्ट ना हो तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना होगा। अब जब देखो आप इसमें वाटर 100 ml लिया, आप इसमें 30 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व किया था, ये पूरा सॉल्ट घुल गया, ठीक है। जब ये पूरा सॉल्ट घुल जाएगा तो इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बट जैसे ही आप इसमें और NaCl को डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो अगर आप इसमें 30 और इसमें 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो तो देखते हो कि ये जो सॉल्ट है ना ये घुलना बंद हो जाता है और इसकी बॉटम पे क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उस फिल्टर पेपर से इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो इसमें से जब जो इसकी बॉटम पे जितना साल्ट रखा हुआ है, मतलब कि कलेक्ट हुआ है, इसको हम मीजर करते हैं तो एक कितना आता है, 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम आता है। तो हमने इसको कितना डिसॉल्व किया NaCl को, सर 40 ग्राम NaCl को 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। बट इसमें जब हमने देखा कि 5 ग्राम इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है, कितना डिसॉल्व हुआ है, 35, ठीक है। तो 35 ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, ओके। 35 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। इससे ज्यादा डिसॉल्व करोगे तो घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 35 ग्राम पर ml सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है इसमें वाटर, ठीक है। और 35 ग्राम 100 ml में डिसॉल्व करोगे ना तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा होता है, सैचुरेटेड। अब समझना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब कम अमाउंट में मतलब पूरा का पूरा आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में घुल जाए उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड किसे कहते हैं, उसकी मैक्सिमम अमाउंट को ना, ठीक है। तो ए हो गई NaCl सॉल्युबिलिटी, ओके। तो ए एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी क्यों पढ़ते हैं, देखो जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि why bathroom dust particles remove by Harpic, ठीक है, by Harpic, ठीक है, rather than वाटर, ठीक है। वाटर के बजाय आपका जो बाथरूम डस्ट पार्टिकल्स है वो हार्पिक से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बाथरूम के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हार्पिक में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल मतलब कि अगर उसमें ज्यादा सॉल्युबल होंगे तो उससे ज्यादा रिएक्शन होगा और जल्दी ही घुल जाएंगे और घुल के क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और वाटर में कम सॉल्युबल है, ठीक है। जैसे जब आप शुगर को
सॉल्ट, ठीक है, दो चीजें लेते हैं। आप बताओ, आप 100 ml वाटर लो, ठीक है, 100 ml वाटर लो, और 100 ml वाटर में आप शुगर और सॉल्ट को डिसॉल्व करो, तो आप देखोगे कि जो शुगर होगा वो कम घुलेगा, ठीक है, और जो सॉल्ट होगा वो ज्यादा घुलेगा, ठीक है। जो सॉल्ट की सोलबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 5.3 मोल पर 100 ml, ओके। एंड जो सॉल्ट शुगर का होता है वो होता है 3.8 मोल पर 100 ml, ठीक है। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है सॉल्ट का होता है 5.3 मोल पर 100 ml, ठीक है। 100 ml में 5.3 मोल सॉल्ट को मिल जाएंगे, और 100 ml में 3.8। यहाँ पे मोल पर लीटर है ना, ओके। तो 5.3 मोल पर लीटर सोलबिलिटी किसकी, सॉल्ट की, ठीक है। एंड 3.8 मोल पर लीटर सोलबिलिटी किसकी है, सॉल्ट की, ओके। तो जो सॉल्ट होता है वो ज्यादा घुलता है वाटर में, एंड जो शुगर होता है वो कम घुलता है। व्हाई? because salt particles are cooler. No, because salt particles are, जो salt होता है ना वो होता है ionic substance। क्या होता है? ionic substance। ionic substance। और हम जानते हैं, we know that जो ionic substance होता है it's completely dissociated in this ion, ठीक है। when ionic substances dissolve in aqueous solution it's completely dissociated in its ion ना। अपने आयन में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे NaCl को जब आप aqueous solution में डिसॉल्व करोगे then it is completely break down into Na plus Cl minus, and water is also molecular substance है water, पर वाटर में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो वाटर कैसा होता है, यहाँ पे H+, ठीक है, यहाँ पे O-, यहाँ पे H+, पार्शियल कॉन्जुगेशन होता है। तो एक वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, तो पुल्ड करते हैं किसको, Na+ और Cl- को। तो Na+ और Cl- पहले से टूटा होता है और वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। बट इन द केस ऑफ शुगर और ग्लूकोज, ठीक है, इनके केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज शुगर इज नॉट आयनिक सब्सटेंसेस। शुगर कैसा सब्सटेंस बताओ, शुगर इज अ molecular polar substances। कैसा है, पोलर सब्सटेंस, ठीक है। इसलिए जो शुगर होता है वो वाटर में कम सॉल्युबल होता है, एंड जो आपका NaCl होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, 1 लीटर वाटर में 5.3 मोल क्या घुल जाता है, सॉल्ट, ओनली 3.8 मोल क्या घुल जाता है। समझ में आया सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो सॉल्वेंट होगा उसका अमाउंट क्या होगा, फिक्स, ठीक है, और उसमें जितना जो ज्यादा घुलेगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना जो कम घुलेगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो मैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखता हूं, तो सॉल्युबिलिटी the maximum amount of substance dissolved in specific
specific amount of solvent about solubility of substance, solubility of substance. The maximum amount of substance dissolved in specific amount of solvent are called solubility of substance. ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट सब्सटेंस, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सब्सटेंस अगर घुल जाता है, उसको डिसॉल्व हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी. जैसे मैक्सिमम अमाउंट क्या 5.3 मोल ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. बट अगर आप इससे ज्यादा करोगे 5.4 मोल लोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, तो देन इट इज नॉट सॉल्युबल. 4.3 इज नॉट सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन 1 लीटर या 1000 ml. ठीक है, समझ में आया सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं. तो देखो जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है कुछ चीजों पे, जैसे लाइक प्रेशर, ठीक है, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर या नेचर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो हम उसका इफेक्ट पड़ेंगे कि किस किस चीज पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी. ओके, तो एक एग्जांपल लिखो. factor affect the solubility. ठीक है, ओके. तो उसमें फर्स्ट स्टडी में पढ़ेंगे सोलबिलिटी. यहाँ रखेंगे फर्स्ट स्टडी में पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा. ठीक है, solubility of solid in liquid. ओके, ठीक है. तो ये क्या कह रहा है कि solubility of solid in liquid. ठीक है, लिक्विड में सॉलिडिटी क्या solubility. ठीक है, मतलब कि जब आप लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करते हो, मतलब कि आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, एंड सोल्यूट क्या होगा, सॉरी सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, एंड सोल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा. ठीक है, जैसे शुगर प्लस वाटर. ठीक है, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड शुगर एज अ सॉल्यूट. समझ में आया. ओके, तो देखो ये जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड इन लिक्विड, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखो अभी आप ऑयल ले लो, ऑयल. ठीक है, ऑयल प्लस वाटर को मिक्स करो, नॉट मिक्स. ठीक है, मिक्स ही नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज वाटर इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस. ओके, एंड वाटर इज पोलर सब्सटेंस. कैसा सब्सटेंस होता है, पोलर सब्सटेंस. ठीक है, तो वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस एंड ऑयल इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस. दे इज नॉट डिसॉल्विंग ईच अदर. तो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते या सॉल्युबल नहीं है. ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया कि सिंपल सॉल्ट NaCl डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज़ NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड एंड वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस. देन डिसॉल्व. एंड शुगर इज आल्सो ये ग्लूकोज देखो एक क्वेश्चन में देखो जो ग्लूकोज. ठीक है, देखो एक ग्लूकोज देखो तुम लोग
ग्लूकोज सर नहीं। हो जाता है। ग्लूकोज मतलब शुगर यार, यस सर। शुगर में ग्लूकोज, तो ये डिसॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। बट इट्स वाई डिसॉल्व, ये क्यों डिसॉल्व हो? पोलर सब्सटेंस क्यों है? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इच ग्लूकोज हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर या हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, तो आप क्या करोगे बताओ? ये जो ग्लूकोज को देख के मुझे बताओ कि ये जो ग्लूकोज है एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा? सर पहले बताओ, समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर किसे कहते हैं? नहीं, ठीक है। देखो, जो हाइड्रोजन आयन को लेगा उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड देगा उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्लूकोज है ना, इट इज बोथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर भी होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, ठीक है। तो जब यहाँ पे H+ आयन आएगा तो A ऑक्सीजन इसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। बट यहाँ पे देखो OH है ना, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो O होता है वो मोर नेगेटिव है, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है इन द कंपैरिजन ऑफ H+ आयन। तो ये क्या करेगा, अपने ये तो इसको डोनेट करके इन माइनस बना लेगा और H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब कि ये क्या होता है, दोनों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। सिमिलरली वाटर भी क्या होता है, वाटर H2O, जब ये क्या होता है H+ OH-, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ये भी दोनों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। इसलिए ये जो आपका वाटर होता है इसमें जब आप ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हो तो दिस इज कंप्लीटली डिसॉल्व, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, पोलर substances dissolve in polar substances, ठीक है। सिंपली एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं। एक एग्जांपल और है, ठीक है। देखो, नेफ्थलीन का नाम सुना तुमने? क्या सर? नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है। बट इन दोनों को जब आप नॉन पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, जैसे बेंजीन, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इन सब में जब आप इसको डिसॉल्व करते हो इट इज अ डिसॉल्व, ठीक है। भूल जाते हैं क्योंकि एंथ्रासीन और नेफ्थलीन ये दोनों क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, एंड बेंजीन एंड CCl4 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जितने सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन आप पढ़ोगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको बेंजीन एज अ सॉल्वेंट या CCl4 इज अ बेस्ट सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। उसमें रिएक्शन कराते हैं। बट शुगर अगर आपको बेंजीन, इसे देखो, तो यहाँ हमने वाटर लिया, ठीक है। अब हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हो जाता है डिसॉल्व। बट हम यहाँ पे अगर बेंजीन लें, बेंजीन का सॉल्वेंट ले लें और बेंजीन में शुगर को डिसॉल्व करें या सॉल्ट को डिसॉल्व करें तो देखते हैं डिसॉल्व नहीं होता, बिकॉज़ बेंजीन इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस एंड शुगर इज अ पोलर सब्सटेंस। इसका मतलब क्या होता है, लाइक डिसॉल्व like and unlike dissolve, मतलब जो अगर सोल्यूट भी एक प्रॉपर्टी का होगा, सॉल्वेंट भी सेम प्रॉपर्टी का होना चाहिए। और अगर मतलब कि दोनों एक सेम प्रॉपर्टी होंगे तभी क्या होगा, डिसॉल्व होगा, अदरवाइज डिसॉल्व। समझ में आया? और कोई मतलब की दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। समझ में नहीं आया तो ओके। अब देखो, ये तो हो गया नेचर में अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो आप कहोगे कि दोनों लाइक डिसॉल्व लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्व
Unlike. इसका मतलब क्या होगा, पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व इन non-polar. ओके। Yes sir. अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं ना गैसेस वाला लास्ट टॉपिक पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो इसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, लिखिए जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो वो टेम्परेचर में ना डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे अगर आप किसी मतलब कि किसी सॉल्यूट है वो सॉलिड है, ठीक है, उसको जब आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, डिसॉल्व करने के बाद अगर उसकी टेम्परेचर को राइज करोगे, टेम्परेचर को राइज का मतलब बढ़ाओगे, डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। एंड इसके अगेंस्ट अगर आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन की टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर फिक्स नहीं है ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जब उसको लिक्विड में डिसॉल्व करोगे और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो ज्यादा घुलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे कि अगर वो घुल गए हैं और उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, तो कम डिसॉल्व होगा, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना, ठीक है, जब आप चूने को पानी में डिसॉल्व करते हो वाटर में, ठीक है, प्लस H2O डिसॉल्व करते हो तो क्या बनाता है, CaOH का OH वाइज प्लस CO2 गैस निकालती है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। तो एक हीट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, तो एक कौन सी रिएक्शन होगी, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस केस में आप सोचो कि आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है, मैं यहां पर बना के देता हूं, जैसे देखो ये हुआ, ओके, ये वाटर है, ठीक है। सपोज दैट वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का एक टुकड़ा है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा है, उसका टेम्परेचर है तो कितना है, सपोज दैट इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं तो क्या करेगा, ये जो 40 डिग्री सेल्सियस वाला 60 डिग्री सेल्सियस में डिसॉल्व होगा तो हीट भी देगा। सपोज दैट इन 30 डिग्री सेल्सियस हीट क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है। अब जब तब सॉल्यूशन में क्या बचेगा, बताओ, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा कितना हो जाएगा, बताओ, 40 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस, ओके। 70 डिग्री सेल्सियस इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, ओके। अब जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, सपोज दैट हम इसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, अगर हम इसको हीट देंगे तो एक फिर से क्या करेगा, 70 दिन जब हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते किस पे आएगा, 100 पे, ठीक है। फिर जैसे 100 पे आएगा तो ये क्या होगा, ये जो 70 है ऐसा हो जाएगा। सो का मतलब क्या है, फिर से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अपने टेम्परेचर को अटेन कर लेगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, सॉलिड, और इसकी बॉटम में क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा,
चूने को मतलब डिसॉल्व करते हो तो उसको धूप में रख दोगे तो चूना नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए होता है क्योंकि आप जब टेम्परेचर को हाई करोगे ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस कंपाउंड में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, ये समझ में आया, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिस सब्सटेंस में उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी हमेशा जब टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे। ये समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट एक और है टेम्परेचर डिपेंडेंस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब उसको लिक्विड में डिसॉल्व करते हो ना तो उसकी जब एनर्जी को बढ़ाते हो, ठीक है, जब उसके सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे देखो आपका हो गया NaNO3 NH4 Cl and KCl AgNO3 KI, ठीक है। एक ऐसे सोल्यूट होते हैं, ठीक है, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो एक आप वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर उसका टेम्परेचर हाई करते हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा होती है और ज्यादा घुलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सारे सब्सटेंस है, ठीक है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इनको हीट देनी पड़ती है, ठीक है। जब किसी रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है इस सब्सटेंस को तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है सब्सटेंस में तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर को इंक्रीज, इसमें समझ आया कि तो फिर टेम्परेचर अगर डिग्री में तेज का वो घटेगा, उल्टा होगा। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगी। किसमें होगी, जब सब्सटेंस कैसा रिएक्शन करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगा, ठीक है। एंड एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ओके। इतना समझ में आया, ओके। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ना, इसको हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। अभी वो आया नहीं है तो इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ नहीं, ठीक है। तो देखो इसके लिए जो डेल्टा H सॉल्यूशन होता है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एंड एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन 0, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक, और ये क्या होगी, एंडोथर्मिक, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी भी, ओके।